नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान की श्रृंखला में भाग 2, जो कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। तो संविधान के इस भाग में किस बात पे चर्चा की गई है और इसमें किन किन आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकता से संबंधी किन किन प्रावधानों को रखा गया है और उनमें विभिन्न प्रकार के क्या क्या संशोधन किए गए हैं, आज हम उन सभी बिंदुओं को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे चैनल से या हमारे वीडियो से कुछ मदद मिलती हो या आप लोगों को मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नागरिकता। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम नागरिकता शुरू करने से पहले समझेंगे कि नागरिकता होती क्या है या नागरिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, नागरिक एक ऐसा शब्द है या भारत का एक ऐसा व्यक्ति या किसी भी देश का ऐसा व्यक्ति जिसे वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक अर्थात चुनाव लड़ने का या उसे मत देने का अधिकार हो, और सामाजिक या उससे समाज में संबंधित जितने भी भारत सरकार या हमारे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जितने भी योजनाएं आती हैं, अगर वह अपने नागरिक होने के तौर पर उन सभी चीज़ों का फ़ायदा ले सकता है तो उसे भारत का या उस राज्य का नागरिक कहा जाएगा। तो अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता है और यह कहाँ से ली गई है। तो भारत देश में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन से ली गई है। अब दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि नागरिकता कहाँ से आई और इसमें कब संशोधन हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम जो पहली बार आया था, उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में सबसे पहला सुधार लाया गया था और सबसे पहला अधिनियम नागरिकता के संबंध में 1955 में लाया गया था। दोस्तों, 1955 में 5 प्रकार के तरीके दिए गए थे जिनके आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती थी, और 3 प्रकार के तरीके बनाए गए थे जिनमें से नागरिकता वापस ली जा सकती थी। तो आज हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन है। दोस्तों, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता से संबंधित है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान भाग 2 में क्या वर्णित है और यह किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। और इसमें सबसे पहला अगर हम पूछा जाए कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो अधिनियम लाया गया था वह कब लाया गया, तो संविधान नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। लेकिन जब इस सुधार को लाया गया तो इसमें कई सारी कमियां थी, तो आइए उन्हें समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में नागरिकता किस प्रकार दी जाती है, तो नागरिकता देने के संबंध में भारत सरकार ने नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 लाया और इसके आधार पर भारत देश में नागरिकता देने के प्रावधान संबंधी नियम बनाए गए, और उसमें कहा गया कि भारत में जो नागरिकता दी जाएगी वह 5 प्रकार से दी जाएगी। तो आइए सबको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर नियम है कि भारत में किसी को भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती थी। तो जब संविधान संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया तो उसमें यह कहा गया कि भारत में यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे नागरिकता भारत की दी जा सकती है। लेकिन इस नियम का यहाँ पर लोगों ने गलत फ़ायदा उठाने लगे। जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है और उसकी कई सारी पत्नियां हैं, उनमें से कोई पत्नी भारत में रह रही है, तो वह अगर भारत में अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो इस नियम का जब मिसयूज होने लगा तो इसको सुधार करके बाद के 1986 में एक और नियम लाया गया नागरिकता संबंधित, और उसमें यह कहा गया कि जो बच्चा भारत देश में जन्म ले रहा है उसमें से उसके माता या पिता में कम से कम एक व्यक्ति को भारत देश का नागरिक होना आवश्यक है। तो इस नियम को सुधार करते हुए सबसे पहला जो संशोधन लाया गया वह 31 साल बाद 55 में पहला नागरिकता अधिनियम आया, और जब अगर पूछे कि उसमें दूसरा सबसे पहला सुधार कब हुआ तो वह 1986 में हुआ, और उसमें यह कहा गया कि उसमें से माता या पिता को नागरिक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद 2003 में एक और संशोधन होता है और उसमें सुधार करने के बाद कहा जाता है कि उनमें से दोनों को वैलिड होना चाहिए।
वैलिड करने का अर्थ मतलब क्या है? तो वैलिड कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि माता या पिता जो भी भारत के नागरिक हैं उनमें से जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट हैं वह बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, या कहने का अर्थ यह है कि उनकी नागरिकता किसी गलत तरीके से न ली गई हो या किसी फर्जी साक्ष्य को देकर यहाँ पर नागरिकता अर्जित नहीं की गई हो, नहीं तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पहला नियम था यह था कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिक बनाया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है कि यहाँ पर वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है या उसे नागरिकता मिल सकती है। तो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो ये समझते हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसे उसके पिताजी को भी यहाँ का होना चाहिए नागरिक, और या उसके दादाजी को भी यहाँ का नागरिक होना चाहिए। हम सभी लोगों को अपने वंश के आधार पर यहाँ पर नागरिक ली है। तो जब यहाँ पर किसी व्यक्ति को नागरिक बनना है और उसे वंश के आधार पर नागरिकता लेनी है तो उसमें से उसके पिता को भारत देश का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत में वंश का जो आधार माना जाता है वह पिता को भारत का नागरिक माना जाता है, लेकिन इसमें सुधार कर 1992 में एक अधिनियम और लाया गया और उसमें यह कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत देश का नागरिक होगा तो उसका वंश भारत का माना जाएगा और उसे भारत देश में नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नियम के बारे में, जो कि है पंजीकरण से संबंधित। पंजीकरण से संबंधित यह अधिनियम है कि भारत देश में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर भारत देश में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के लिए भी कई सारे नियम बनाए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि देश में किसी व्यक्ति को नागरिक बनाना है या कोई व्यक्ति अगर भारत देश में नागरिकता लेना चाहता है तो वह पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता ले सकता है। जैसे कोई अगर बाहर का व्यक्ति है और भारत देश में रहने लगा, वह आकर काम करने लगा या नौकरी करने लगा और उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगा, तो अगर वह भारत देश की नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण के माध्यम से भी वह भारत की नागरिकता ले सकता है और कम से कम 7 सालों तक उसे भारत में इसके लिए रहना होगा। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत देश में नागरिकता प्राप्त कर सकता है और इसके लिए उसे कम से कम 7 सालों तक भारत देश में रहना होगा, भारत की संस्कृति के स्वरूप उसे ढलना होगा और उसे यहाँ के तौर तरीक़ों को सीखना होगा। तो यहाँ पर उसे पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकती है। अब हम इसके आगे बात करते हैं चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम हमारा देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से भी हम भारत देश में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत देश में अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह देशीकरण के माध्यम से भी भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नियम यह है कि वह कम से कम 10 सालों से भारत में रह रहा हो और उसे कला, विज्ञान या भारतीय जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक का उसे ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे कि हमारे पाकिस्तान के एक गायक हैं अदनान सामी, वह भारत देश पे 10 सालों से लगभग रह रहे हैं और उन्होंने कला में, संगीत के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है और भारतीय भाषाओं में से उन्हें हिंदी, उर्दू, अन्य भाषाओं का भी ज्ञान है। तो इस प्रकार देशीकरण के माध्यम से उन्होंने भारत देश में नागरिकता प्राप्त की है। तो यहाँ पर हमारा चौथा नियम यह है कि देशीकरण के माध्यम से भी हम भारत देश में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वां नियम यहाँ पर क्या है, तो 5वां नियम के बारे में अगर हम बात करें तो 5वां नियम हमारा अर्जित भूमि। दोस्तों, अर्जित भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो अर्जित भूमि के अंतर्गत भारत देश यदि किसी भारतीय भूभाग के अलावा यदि किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिकार करता है या उस कोई विदेशी क्षेत्र स्वयं भारत में मिलता है तो उस जगह के जितने भी नागरिक भारत देश में सम्मिलित होंगे उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अर्जित भूमि में जैसे कि उदाहरण अगर हम समझें तो सिक्किम जब पहले भारत देश का राज्य नहीं था, सिक्किम को 16 मई 1976 को भारत देश का भारतीय राज्य बनाया गया और यहाँ के लोगों को भारत देश की नागरिकता दी गई। तो इस प्रकार अर्जित भूमि के अंतर्गत भी भारत देश को नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रकार के नियम पढ़े हैं जिनके आधार पर भारत देश में नागरिकता दी जा सकती है। और अगर हम अब 6ठे अनुच्छेद की बात करें, 5वें अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया गया और 6ठे अनुच्छेद में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत
आए लोगों को नागरिकता देने के बारे में प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान का जब विभाजन भारत देश से हुआ था तो यहाँ पर अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आए और उनके बारे में जो नागरिकता का संबंधी प्रावधान है उसे अनुच्छेद 6 में दर्शाया गया है। और इसका परमिट डेट क्या दी गई है, तो इसकी परमिट डेट की अगर हम बात करें तो यह 19 जुलाई 1948 को दी गई है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद से जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उन्हें अनुच्छेद 6 के अंतर्गत भारत देश में नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। तो अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चला गया है और वह भारत देश में अब वापस आना चाहता है तो उसे नागरिकता यहाँ पर दी जा सकती है। क्योंकि जब भारत देश का विभाजन हो रहा था तो उससे विभाजन होने से पहले ही कुछ लोगों को ऐसा लग गया था कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा और वह लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जब वहाँ पर उपद्रव होने लगा तो वहाँ पर कुछ लोगों को वापस आने की इच्छा हुई और भारत सरकार ने संविधान में उन लोगों को भी जगह दी कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश की नागरिकता वापस आकर लेना चाहता है तो वह स्वेच्छा से आकर ले सकता है, लेकिन उसे इसके लिए भी 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उसे यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के बारे में चर्चा की। अब अनुच्छेद 8 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा अगर कोई बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। तो अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि यदि कोई बच्चा भारत में रह रहा है तो वह भी भारतीय होगा यदि उसके माता या पिता या उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय होगा तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब अनुच्छेद 9 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 भारत की नागरिकता के समाप्ति के संबंध में है। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है और वह वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्यों, इसलिए विदेशी नागरिकता लेने पर उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह बात अनुच्छेद 9 में कही गई है। अब अनुच्छेद 10 के बारे में हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि नागरिकता का बने रहना जब तक अन्यथा अथवा अवैध या देश विरोधी कार्य न करें। अनुच्छेद 10 में भी नागरिकता से संबंधी यह बात कही गई है कि यदि अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ कोई भी अवैध कार्य नहीं करता है या कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यदि कोई ऐसा काम करते हुए पाया जाता है या गलत कार्यों में संलग्न पाया जाता है तो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी और उसे भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 10 भारत की नागरिकता के समाप्त होने से संबंधित है। अब अनुच्छेद 11 में अगर हम बात करें क्या है, तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 11 में नागरिकता को बनाने संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि नागरिकता के बारे में जो भी संशोधन या अधिनियम या नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे वह संसद बनाए जाएंगे और इसका अधिकार पूर्ण तौर पर संसद के पास होगा। और अगर वहीं इसमें पर्टिकुलर किसी मंत्रालय के बारे में पूछ ले तो वह कौन सा मंत्रालय होगा, इसका निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नागरिकता का जो भी नियम कानून संबंधी प्रावधान है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वह हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर नागरिकता अधिनियम कुछ बनाए गए थे जिसमें से 1955 के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की और उसके बाद 1986 में इसके सुधार होते हैं, 1992 में, 2003 में, 2005 में। इस प्रकार नागरिकता बनाने संबंधी कई सारे अधिनियम लाए गए और उनमें धीरे धीरे सुधार होते होते कई सारे नियम कानून परिवर्तित किए गए। अब यहाँ पर नागरिकता को समाप्त करने के बारे में चर्चा करते हैं कि नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो भारत देश में नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। पहली नागरिकता यहाँ पर त्याग के तौर पर समाप्त की जा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत देश की नागरिकता त्यागना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और वह यदि भारत देश के बाहर विदेशी नागरिक बन गया है या वह भारत देश के बाहर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी।
अब यहाँ पर बर्खास्त करने के बारे में, तो बर्खास्त करने से संबंधित यह नियम है कि अगर आप किसी देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपकी भारत देश की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर नागरिकता जब बर्खास्त की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि उसके जीने का अधिकार नहीं होगा, आप भारत देश में कमाइए खाइए और आराम से रहिए, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ राजनीतिक और कुछ कानूनी अधिकार छीन लिए जाएंगे, जिसमें से वोट डालने का अधिकार या बड़े पदों पर उसकी नियुक्ति का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर समाप्ति के बारे में। तो समाप्ति के बारे में यहाँ पर यह अधिनियम है कि भारत देश का अगर कोई व्यक्ति भारत देश की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता भी गृह मंत्रालय द्वारा समाप्त कर दी जाएगी यदि वह भारत देश को सूचित करे। तो यहाँ पर भारत की नागरिकता समापन संबंधी 3 प्रकार के नियम बनाए गए, जिसमें से पहला त्याग, दूसरा बर्खास्त और तीसरा समाप्ति के तौर पर भारत की नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भाग 2 में भारत की नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है, इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार नागरिकता से संबंधित सारे अधिनियम को कवर किया और उनमें क्या क्या बात कही गई है, परीक्षा के लिहाज से जो जी महत्वपूर्ण है उनको भी समझा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसके वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइएगा, तो आप लोगों को निश्चित ही बहुत सफलता मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों, देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।